भैया, आपको समझ में क्यों नहीं आता? मैं आपके साथ इस घर में नहीं रहना चाहता। आप घर और ज़मीन का बँटवारा क्यों नहीं कर देते? लेकिन राघव, एक बात बता, अभी पापा ज़िंदा हैं, तो फिर मैं इस घर और ज़मीन का बँटवारा कैसे कर सकता हूँ? भैया, मैं कुछ नहीं जानता। पापा तो अपाहिज हो गए हैं, उनके बस का तो कुछ है नहीं। मेरे हिस्से का घर और ज़मीन मुझे दे दीजिए और छोटे के हिस्से का उसको दे दीजिए। वो बेचारा कब तक आपकी गुलामी करता रहेगा? अगर हमें हमारा हिस्सा मिल जाएगा तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? अर्जुन ढोलकिया घर में सबसे बड़ा था। उससे छोटे उसके दो भाई राघव ढोलकिया और कुणाल ढोलकिया, और एक बहन अर्पिता ढोलकिया थी। उसके पिता श्याम प्रसाद ढोलकिया ने एक एक्सीडेंट में अपने दोनों पैर गंवा दिए और उसी एक्सीडेंट में श्याम प्रसाद की पत्नी अनामिका ढोलकिया गुजर गईं। बड़ा होने के नाते घर की सारी जिम्मेदारी अर्जुन के ऊपर आ गई थी। अर्जुन का अभी 12th ही कंप्लीट हुआ था। श्याम प्रसाद जी तो बिस्तर पर पड़ गए थे, इसीलिए घर का खर्च चलाने के लिए अब अर्जुन को ही कमाना था। श्याम प्रसाद जी के लिए अर्जुन ने एक व्हील चेयर खरीद कर ला दी थी। व्हील चेयर बैटरी वाला था, इसीलिए श्याम प्रसाद जी को चलाने में दिक्कत नहीं होती थी। श्याम प्रसाद जी पहले खेती बाड़ी का काम करते थे। अर्जुन ने खेती करने के साथ साथ मजदूरी करना शुरू कर दिया था, जिससे वो अपने भाई बहन को अच्छी शिक्षा दे सके। लेकिन अर्जुन के नसीब में अब आगे की पढ़ाई नहीं थी। अर्जुन घर का सारा काम अकेले करता था। श्याम प्रसाद जी कुर्सी पर बैठे बैठे करने वाले काम जो होते थे वो कर लिया करते थे, जिसकी वजह से अर्जुन की बहुत मदद हो जाती थी। सभी बच्चे स्कूल चले जाते। घर और बाहर का काम करके अर्जुन की हालत 6 महीने में खराब हो गई थी। श्याम प्रसाद जी से अर्जुन की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए उन्होंने एक दिन अर्जुन के मामा से बात की अर्जुन की शादी के लिए। तो उन्होंने एक लड़की का रिश्ता बताया जो बहुत ही गरीब घर की थी। पहले तो अर्जुन शादी के लिए राजी नहीं था, लेकिन जब श्याम प्रसाद जी ने दबाव बनाया तो वो इस शादी के लिए मान गया और फिर इस तरह से अर्जुन और दीप्ति की शादी हो जाती है। दीप्ति बहुत ही होनहार और सीधी सादी लड़की थी। उसने पूरे घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल ली थी। अब अर्जुन अपनी खेती और बाहर का काम आराम से करता। घर का सारा काम दीप्ति कर लिया करती थी। कभी कभी अर्पिता भी उसकी मदद कर दिया करती थी। राघव और कुणाल दीप्ति को बहुत परेशान करते थे। कभी खाने में नाटक करते तो कभी काम को लेकर दीप्ति से गुस्सा हो जाया करते थे। एक दिन अर्जुन मजदूरी करके घर वापस आया तो उसने देखा राघव दीप्ति पर बहुत गुस्सा कर रहा था। उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने आपको कल ही बोला था कि मेरे कुछ कपड़े धोने हैं, लेकिन आपने मेरे कपड़े नहीं धुले। पूरे दिन घर में आप क्या काम करती हैं जो आपको मेरे कपड़े धोने का समय नहीं मिला? मामा ने तो कहा था कि गरीब घर की लड़की है, घर का सारा काम करेगी, लेकिन आप तो यहाँ पर आकर अपनी मनमानी करने लगी। राघव अपनी भाभी को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। पहले दीप्ति ने राघव की पूरी बात सुनी और फिर उसके बाद कहा, देवर जी, आज पापा जी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए पूरा समय उनकी देखभाल में निकल गया। आप तो जानते हैं वो चल फिर नहीं सकते, इसीलिए मुझे उनके पास रुकना पड़ा। आप एक काम करिए, कल के लिए एक ड्रेस धुल लीजिए, बाकी के सारे कपड़े मैं कल धुल दूंगी। भाभी, अगर कपड़े मुझे ही धुलने थे तो फिर आप यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपके घर में खाने के लिए खाना भी नहीं था और यहाँ पर आकर तो आपके तेवर ही बदल गए। राघव के मुंह से इतना सब कुछ सुनने के बाद दीप्ति की आंखों में आंसू आ गए थे। अर्जुन घर के अंदर आया और राघव को डांटने लगा, राघव, ये क्या तरीका है तुम्हारा भाभी से बात करने का? वो बेचारी पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती है, अगर गलती से कुछ भूल गई तो क्या हो गया? और वैसे भी कपड़े तुम अपने आप धुल सकते हो, उसके लिए दीप्ति को कहने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि दीप्ति के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है भैया, आपको भाभी की ज़्यादा तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं है। अब से मैं अपने कपड़े खुद ही धुल लिया करूँगा। नहीं देवर जी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी श्याम प्रसाद जी की आवाज़ आई। बहू, इन सबको ज़्यादा सर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तुम उनके लिए जितना करोगी कम ही होगा। मैंने कितनी बार देखा है, राघव तुम्हारी इतनी बेइज्जती करता है, लेकिन फिर भी तुम चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती हो। बहू, तुमको राघव की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उसे समझाना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम चुपचाप सुनती रहती हो। इसीलिए उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है और ये अब तुमसे बदतमीजी करने लगा है। राघव पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला गया। श्याम प्रसाद जी बोले, दीप्ति बहू, जरा चाय बना लो, अर्जुन के लिए भी और एक कप मेरे लिए भी बना देना। और हाँ बहू, ये कुणाल अभी तक नहीं आया, कुछ बता कर गया है, वो कहाँ गया है? हाँ पापा जी, छोटे देवर जी बता कर गए हैं कि वो अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं। रात को 8 बजे तक घर वापस आ जाएंगे। अर्पिता अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि डॉक्टर बनना उसका सपना था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी। अर्जुन दिन रात एक करके पैसे कमा रहा था, जिससे वो अपने भाई बहनों का फ्यूचर बना सके। धीरे धीरे करके समय गुजरता जा रहा था और राघव की बदतमीजियाँ अपनी भाभी के लिए बढ़ती जा रही थी। कुणाल अपनी भाभी से बहुत ज़्यादा बात नहीं करता था, वो बस काम से काम रखता था। उससे ज़्यादा उसे अपनी भाभी से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और फिर वो समय आ गया जिसका अर्जुन को इंतज़ार था। राघव का सिलेक्शन बैंक में हो गया, लेकिन उसे मल्लावा से लगभग 100 किलोमीटर दूर लखनऊ के बैंक में पोस्टिंग हुई थी। घर में सभी लोग बहुत ही खुश थे। राघव ने लखनऊ में रहने के लिए किराए का घर देख लिया था और वो अपनी ज़रूरत का सामान लेकर लखनऊ में रहने के लिए आ गया। इस तरह धीरे धीरे करके 1 साल और गुजर गया। कुणाल ने भी एक प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन कर लिया था। कुणाल की नौकरी प्राइवेट जरूर थी, लेकिन सैलरी अच्छी खासी मिल रही थी। उसकी नौकरी दिल्ली में लगी थी, इसीलिए कुणाल दिल्ली शिफ्ट हो गया। अर्पिता का भी CPMT में सिलेक्शन हो गया और उसे लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में ही सीट मिल गई। अर्पिता वहीं कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी और इस तरह से 6 साल में पूरा घर खाली हो गया। श्याम प्रसाद जी मन ही मन में सोच रहे थे, चलो अच्छा हुआ सब अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए। अब हमारे अर्जुन का भी कुछ बोझ कम हो जाएगा। पूरे घर का बोझ उठाते उठाते बेचारे के कंधे झुक गए। कुणाल और राघव दोनों नौकरी करने लगे थे, फिर भी वो अपने पापा और भैया भाभी के बारे में नहीं सोच रहे थे। अर्जुन जैसे पहले मेहनत कर रहा था, वैसे ही आज भी मेहनत कर रहा है, क्योंकि अभी उसे सबकी शादी के लिए पैसे भी जमा करने हैं, और ख़ास तौर पर अर्पिता की शादी के लिए। श्याम प्रसाद जी ने राघव से एक दिन उसकी शादी के बारे में बात की तो राघव ने कहा कि पापा, आपको लड़की देखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लड़की को पसंद कर लिया है, वो मेरे साथ बैंक में काम करती है और मैं उसी से शादी करूँगा। उसका नाम सोनाली है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। घर में राघव और सोनाली की शादी से किसी को भी कोई ऐतराज़ नहीं था। राघव ने अपनी शादी का पूरा खर्चा खुद ही उठाया था, लेकिन फिर भी अर्जुन के 40-50 हज़ार रुपये खत्म हो गए। अर्जुन मन ही मन में सोच रहा था, चलो अच्छा हुआ जो राघव ने अपनी शादी का खर्चा खुद उठा लिया। शादी हो जाने के बाद सोनाली सिर्फ 1 हफ्ते अपनी ससुराल में रही और फिर उसके बाद वो राघव के साथ लखनऊ चली गई। एक दिन अचानक से दीप्ति की तबीयत खराब हो जाती है और अर्जुन हॉस्पिटल लेकर जाता है, तो वहाँ पर अर्जुन को पता चलता है कि दीप्ति माँ बनने वाली है और वो पापा। ये सुनकर अर्जुन की खुशियों का ठिकाना नहीं था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे सारे जहाँ की खुशियाँ मिल गई हैं। हॉस्पिटल से ही उसने सबको फ़ोन करके बता दिया कि वो पापा बनने वाला है। ये खबर सुनकर सभी लोग बहुत खुश थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने दिनों बाद भी ये चमत्कार हो सकता है। श्याम प्रसाद जी और अर्जुन दोनों मिलकर दीप्ति की काम में मदद करा दिया करते थे। अर्पिता भी बहुत ज़्यादा खुश थी
लेकिन राघव और कुणाल ओके ओके थे, जैसे उन्हें इन सब बातों से कोई मतलब ही नहीं था। श्याम प्रसाद जी के दोस्त ने कुणाल के लिए एक लड़की बताई। वो बहुत ही पढ़ी लिखी थी और दिल्ली में ही नौकरी करती थी। ये सुनकर श्याम प्रसाद जी खुश हो गए, क्योंकि उनको तो जैसे मनमांगी मुराद मिल गई थी। वो खुद ही अपने कुणाल की शादी करना चाहते थे। लड़की का नाम मेघा था। देखा सुनी करने के बाद कुणाल और मेघा की शादी धूमधाम से संपन्न हो जाती है। लगभग एक हफ्ते तक मेघा कुणाल के साथ अपने ससुराल में रही और फिर उसके बाद वो दिल्ली चली गई और दोनों एक साथ रहने लगे। राघव और कुणाल दोनों की शादी हो गई थी, लेकिन वो अपने पिता की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि वो अपाहिज पिता की देखभाल नहीं कर सकते। उनके पास और भी बहुत सारे काम हैं। लेकिन अर्जुन और दीप्ति ने श्याम प्रसाद जी को कभी इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि वो अपाहिज हैं। धीरे धीरे करके समय गुजर रहा था और अब दीप्ति की डिलीवरी का समय आ गया था। इसीलिए अब वो ज़्यादा घर का काम नहीं कर पाती थी। श्याम प्रसाद जी ने अपने दोनों बेटों को फ़ोन किया कि वो कुछ दिनों के लिए सोनाली और मेघा को घर भेज दें, लेकिन उन दोनों ने मना कर दिया। श्याम प्रसाद जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसको फ़ोन करके बुलाएं। तभी उन्होंने अपनी बेटी अर्पिता को फ़ोन किया और उसको सारी समस्या बताई। अर्पिता ने कहा, पापा परेशान मत हो, मैं 15 दिनों की छुट्टी लेकर आ जाती हूँ। अर्पिता को देखकर दीप्ति बहुत खुश हो गई थी। वैसे घर के काम करने में अर्पिता की मदद अर्जुन और श्याम प्रसाद जी दोनों कर दिया करते थे। डिलीवरी का समय आ गया था। दीप्ति ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया था वरुण। वरुण को पहली बार गोद में अर्पिता ने लिया था, इसीलिए उसे बहुत अच्छा लगा था। दीप्ति हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी। एक हफ्ते के बाद अर्पिता को मेडिकल कॉलेज जाना था। दीप्ति की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, इसीलिए एक हफ्ते में उसे थोड़ा आराम मिल गया। अर्पिता ने अपने अर्जुन भैया से कहा, भैया अगर हो पाए तो 15-20 दिनों के लिए काम करने वाली रख लीजिए। अभी भाभी से ज़्यादा काम मत कराना, वो बहुत ही कमज़ोर हैं। दीप्ति ने थोड़ा सकुचाते हुए श्याम प्रसाद जी से कहा, पापा जी अगर आप कहें तो मैं कुछ दिनों के लिए अपनी मौसी को बुला लूं। श्याम प्रसाद जी बोले, बेटा तुम्हें पूछने की क्या ज़रूरत है, ये घर तुम्हारा है, तुम जिसे चाहो उसे बुला सकती हो। और हाँ, आगे से अगर तुम्हें कभी भी अपने किसी रिश्तेदार को बुलाना हो तो हमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। इस घर पर मुझसे ज़्यादा तुम्हारा अधिकार है। अर्पिता और अर्जुन को तसल्ली हो गई थी कि अब दीप्ति की मौसी आ जाएंगी तो थोड़ा दीप्ति को आराम मिल जाएगा। कुणाल और राघव ने तो घर पूरी तरह से छोड़ दिया था। घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, उन्हें उससे कुछ भी लेना देना नहीं था। यहाँ तक कि वो दोनों श्याम प्रसाद जी के हाल चाल लेने के लिए भी फ़ोन नहीं करते थे, जिसकी वजह से वो कुणाल और राघव से बहुत नाराज रहते थे। अर्पिता मेडिकल कॉलेज वापस चली गई थी और दीप्ति ने अपनी मौसी को फ़ोन करके बुला लिया था। दीप्ति की मौसी ने घर और बच्चे दोनों की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल ली थी। धीरे धीरे करके 1 महीना गुजर गया, पता ही नहीं चला। अब दीप्ति घर का काम करने लगी थी, उसे कोई दिक्कत नहीं होती। दीप्ति की मौसी अपने घर वापस जा रही थी तो श्याम प्रसाद जी ने उनसे कहा, बहन जी मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मौसी बोली, भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो, दीप्ति हमारी बेटी है। भला एक माँ अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने से पीछे क्यों हटेगी। दीप्ति छोटी से ज़्यादा मेरे पास रही है, इसीलिए दीप्ति मुझे बड़ी माँ कहकर बुलाती है। श्याम प्रसाद जी ने दीप्ति की मौसी के लिए अर्जुन से कहकर 5 किलो लड्डू, साड़ी और उनके बच्चों के लिए कपड़े मंगवाए। ये सब ले जाने से मौसी मना कर रही थी, क्योंकि उनका मानना था कि जब बेटी को कुछ होता है तो उसके मायके से सामान आता है, तो फिर वो भला उसके ससुराल से कैसे ले जा सकती हैं। श्याम प्रसाद जी बोलिए, देखिए बहन जी, मैं मायका और ससुराल नहीं जानता। मेरी बच्ची के लिए जो करेगा मैं उसके लिए भी करूँगा। मैंने अपने दोनों बेटों के पास फ़ोन किया था
लेकिन वो लोग नहीं आए। दीप्ति ने आपके पास एक बार फ़ोन करके कहा, आप अपना घर-बार छोड़कर हमारे यहाँ चली आई। ये हमारे लिए बहुत है। मौसी जी का सारा सामान पैक हो चुका था। अगले दिन शाम को वो अपने घर के लिए निकलने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही सुबह कुणाल और राघव अपनी बीवी के साथ घर आ गए। घर में आते ही राघव ने दीप्ति की मौसी को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया और इस बार कुणाल भी बोलने में पीछे नहीं रहा। मौसी, ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं, जो कोई भी आए और जब तक उसका मन करे तब तक रुके और फिर चला जाए। आपके घर में खाने के लिए कुछ था नहीं क्या, जो हमारे घर चली आई? राघव की बातें सुनकर सोनाली और मेघा हंसने लगी थी, लेकिन दीप्ति ने अपना सर नीचे झुका लिया था। कुणाल और राघव की बातें सुनकर श्याम प्रसाद जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उनका मन कर रहा था कि वो अपने दोनों बेटों के गाल पर थप्पड़ जड़ दें, लेकिन वो चाहकर भी उनको थप्पड़ नहीं मार पा रहे थे। श्याम प्रसाद जी बोले, बेटा, पहले तो मैंने तुम लोगों को ही बुलाया था। अगर तुम लोग आ जाते तो बहन जी को आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आती भी तो 1-2 दिन में मिलकर चली जाती। तुम लोगों से तो अच्छी दीप्ति की मौसी हैं, जो एक बार में ही चली आई। मुझे तो शर्म आ रही है कि तुम दोनों मेरे बच्चे हो। पापा पैरों से तो आप अपाहिज हो गए, लेकिन आपकी ज़बान बहुत ज़्यादा चलने लगी है। अर्जुन बोला, ये क्या तरीका है पापा से बात करने का? अरे भैया, आप बीच में मत बोलो, वही अच्छा है। जैसे अभी तक शांत रहे वैसे ही आगे भी शांत रहना, वही आपके लिए अच्छा होगा। कुणाल और राघव की बातें सुनकर दीप्ति से बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि वो अपनी मौसी को मौसी नहीं बल्कि उन्हें माँ मानती थी। अर्जुन और श्याम प्रसाद जी उसका परिवार थे, इसीलिए अपने परिवार के खिलाफ भी कुछ नहीं सुन सकती थी। उनका अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। आखिर दीप्ति भी कितना सहन करती। अभी तक उन लोगों ने दीप्ति को जो कुछ भी कहा उसने सब कुछ सहन कर लिया, लेकिन आज दीप्ति ने कुणाल और राघव के गाल पर खींच के तमाचा जड़ दिया। ये देखकर सोनाली और मेघा तिलमिला गईं। दोनों गुर्राते हुए दीप्ति से बोली, भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई इन पर हाथ उठाने की? वैसे ही सोनाली, जैसे एक माँ अपने बेटे को गलती करने पर थप्पड़ मारती है। इस बार मेघा ने कहा, भाभी, शायद आप भूल रही हैं, आप इनकी माँ नहीं भाभी हैं, इसीलिए आप अपने हाथ को कंट्रोल में रखें। सोनाली और मेघा, तुम दोनों मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैंने राघव और कुणाल को अपने बच्चों की तरह पाला है, उनको इस काबिल बनाया कि आज वो अपने पैरों पर खड़े हैं, जिसकी वजह से तुम दोनों ऐश कर रही हो। आज तक इन लोगों ने जो कुछ भी कहा, अर्जुन जी ने चुपचाप सब कुछ सुन लिया, कभी कुछ भी नहीं कहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग हमेशा उनका अपमान करते रहेंगे। आज हमारे सामने उनका अपमान कर रहे हैं, कल को हमारे बच्चों के सामने भी उनका अपमान करेंगे, जो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। अर्जुन और मैंने उन्हें कभी किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होने दी। जितना हमसे हो सका हमने उतना किया। आज तक अर्जुन ने कभी उनसे कुछ नहीं मांगा, तो फिर ये लोग अर्जुन जी को कैसे सुना सकते हैं? और रही बात पापा की, तो पापा की सारी जिम्मेदारी मैंने और अर्जुन ने उठाई है। इन दोनों ने तो कभी उनसे हालचाल पूछने की ज़रूरत भी नहीं समझी। मौसी जी दीप्ति से बोली, दीप्ति बेटा, शांत हो जाओ। वैसे भी मैं आज शाम को जा रही हूँ, तुम लोग आपस में मेरी वजह से मत लड़ो। राघव और कुणाल सोनाली और मेघा के साथ अपने कमरे में चले जाते हैं। श्याम प्रसाद जी ने हाथ जोड़कर मौसी से माफ़ी मांगी। सिर्फ श्याम प्रसाद जी ही नहीं, बल्कि दीप्ति और अर्जुन ने भी मौसी से माफ़ी मांगी। मौसी बोली, आप लोग हाथ जोड़कर इस तरह से माफ़ी मत मांगो, अच्छा नहीं लगता। अर्जुन और दीप्ति ने मौसी को गले से लगा लिया। सभी की आंखें नम हो गई थी। मौसी जी को बहुत खुशी हो रही थी कि उनकी दीप्ति को इतने अच्छे ससुर और इतना अच्छा पति मिला। श्याम प्रसाद जी अपाहिज जरूर थे, लेकिन व्हील चेयर पर बैठे बैठे अपने अधिकतर काम कर लिया करते थे। वो किसी के ऊपर मोहताज नहीं थे। हाँ, बस इतना ज़रूर था कि वो बाहर जाकर कमा कर नहीं ला पाते थे। घर खर्च में अर्जुन का हाथ नहीं बटा पाते थे।
खैर दीप्ति और अर्जुन ने भी कभी ये नहीं चाहा कि श्याम प्रसाद जी बाहर कमाने के लिए जाएं। वो दोनों श्याम प्रसाद जी से बहुत प्यार करते थे। मौसी जी के जाने का समय हो गया था, इसीलिए अर्जुन और दीप्ति उनको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गए थे। राघव और कुणाल ने मौसी को इतना सब कुछ कहा। इस बात का मौसी को बिल्कुल भी दुख नहीं था, बल्कि उन्हें इस बात का सुकून था कि उनकी बेटी इस घर में खुश है, उसका पति बहुत अच्छा है। मौसी ने दोनों को गले से लगाया और ट्रेन में बैठकर चली गईं। दोनों उदास मन से घर वापस लौट आए, क्योंकि मौसी जी ने तो उनकी कितनी मदद की थी, लेकिन उसके बदले में उनको अपमान सहना पड़ा। श्याम प्रसाद जी वरुण के पास बैठे हुए थे, क्योंकि वरुण सो रहा था। राघव, कुणाल, सोनाली, मेघा, उनमें से कोई भी वरुण से मिलने के लिए नहीं आया। श्याम प्रसाद जी मन ही मन में सोच रहे थे, सब के सब कितने पत्थर दिल हो गए। आखिर भला बच्चे से मिलने में उन्हें क्या दिक्कत है। दीप्ति और अर्जुन घर आ गए थे। दीप्ति पहले वरुण से जाकर मिली और फिर किचन में सबके लिए खाना बनाने चली गई। सोनाली और मेघा में से कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया था। सब अपने कमरे में बैठे रहे। जब खाना तैयार हो गया तो दीप्ति ने सबको आवाज़ लगाई, खाने के लिए बुलाया। सोनाली और मेघा आई, थाली में खाना निकालकर अपने कमरे में चली गई। ये देखकर दीप्ति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दीप्ति ने अर्जुन और श्याम प्रसाद जी के साथ बैठकर खाना खाया और फिर सब अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। सोनाली ने कुणाल और मेघा को अपने कमरे में बुलाया और फिर चारों आपस में बैठकर बातें करने लगे। सोनाली बोली, मेघा, तुमने आज पापा जी और भाभी जी के तेवर देखे? कहीं ऐसा ना हो कल को अर्जुन भैया और भाभी मिलकर पापा से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले, क्योंकि हम लोग तो बाहर रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलेगा कुछ भी। आज से पहले भाभी ने कभी ऊंची आवाज़ में किसी से बात भी नहीं की थी। आज उन्होंने राघव और कुणाल पर हाथ उठा दिया, जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सोनाली की बात सुनकर कुणाल बोला, आप सही कह रही हो भाभी। आज से पहले मैंने भाभी का ये रूप नहीं देखा, और फिर अब तो उनका बच्चा हो गया, इसीलिए उनको भी प्रॉपर्टी का लालच आ गया होगा। सिर्फ इसीलिए वो पापा जी की इतनी साइड लेती हैं। राघव बोला, हाँ कुणाल, तू सही कह रहा है। अब हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे हाथ से सारी प्रॉपर्टी निकल जाएगी। सबकी बातें सुनने के बाद मेघा बोली, देखो पापा जी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अर्जुन भैया दीप्ति भाभी प्रॉपर्टी को लेकर बेईमानी नहीं करेंगे, इतना तो मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। सोनाली बोली, मेघा, तुम्हें अर्जुन भैया और दीप्ति भाभी की तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तुमको यहाँ पर आए हुए साल भर भी नहीं हुआ, तो फिर तुम उनको इतना कैसे समझ गई? भाभी, इसमें समझने वाली क्या बात है? इतना तो साफ साफ दिखता है कि भैया और भाभी बेईमान नहीं है, क्योंकि कुणाल की नौकरी लगे हुए कितना समय हो गया, लेकिन उन्होंने कभी कुणाल से एक पैसा नहीं मांगा। अर्पिता की पढ़ाई वो अकेले करवा रहे हैं, जबकि आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि मेडिकल की पढ़ाई करने में कितना पैसा लगता है, और फिर भी कुछ समय के बाद अर्पिता की शादी भी तो करनी है। राघव भैया और कुणाल ने कभी भी पापा जी और अर्पिता के बारे में सोचा नहीं। आखिर वो लोग हमारी भी तो जिम्मेदारी हैं। मेघा, तुम तो बहुत ही भोली हो, तुम भैया और भाभी को नहीं जानती। वो लोग इसीलिए तो सब कुछ कर रहे हैं, जिससे सारी प्रॉपर्टी उनको मिल जाए और हम ठन ठन गोपाल बनकर घूमते रहेंगे। कहीं न कहीं कुणाल को मेघा की बातें सही लग रही थी, क्योंकि भैया भाभी ने तो कभी उसको डांटा भी नहीं था। हाँ, पापा ज़रूर कभी कभी डांट दिया करते थे, भाभी ने तो कभी हमें पलटकर जवाब भी नहीं दिया। हमने उनसे जो भी कहा उन्होंने चुपचाप सुन लिया। यहाँ पर आकर मेघा को अपनी गलती का एहसास हो गया, और मेघा की बातें सुनकर कुणाल को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। लेकिन राघव और सोनाली अपनी बातों पर अड़े हुए थे। कुणाल और मेघा अपने कमरे में चले गए, लेकिन कुणाल और मेघा का इस तरह का बर्ताव सोनाली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। सभी अपने अपने कमरे में आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह दीप्ति ने उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाया
और उसकी मदद करने के लिए मेघा आ गई थी। ये देखकर दीप्ति को बहुत ही अच्छा लगा। सभी एक साथ बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे। तभी राघव ने कहा, भैया मैं तो लखनऊ में नौकरी करता हूँ, इसीलिए यहाँ वापस आने का कोई चांस ही नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस घर का और हमारी ज़मीन का बंटवारा कर दीजिए। राघव, तू ये कैसी बातें कर रहा है? अभी हमारे पापा जिंदा हैं और तू इस घर का और ज़मीन का बंटवारा करना चाहता है? तू तो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अभी सब कुछ पापा के नाम पर है। भैया, पापा के नाम पर है तो क्या हुआ? मुझे मेरा हिस्सा चाहिए बस, और कुछ नहीं सुनना मुझे। क्या पता कल को पापा सब कुछ आपके नाम पर कर दें, तो फिर हम लोग तो हाथ मलते रह जाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरा हिस्सा दे दिया जाए। लेकिन राघव, तू मेरी बात समझने की कोशिश करना। पापा के रहते हुए तू उनके घर का बंटवारा कैसे कर सकता है? अच्छा भैया, तो बंटवारा करने के लिए अब क्या मुझे पापा के मरने का इंतजार करना पड़ेगा? और वैसे भी ये बुढ़ऊ तो कब के अपाहिज होकर बैठे हैं, लेकिन इस दुनिया से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। पता नहीं कितनी लंबी जिंदगी लिखा कर आए हैं। ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि ये मर ही जाएं। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि राघव श्याम प्रसाद जी के बारे में इतना बुरा बोल सकता है। श्याम प्रसाद जी को इस बात का बहुत ही गहरा धक्का लगा था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी दीप्ति उनके पास गई और बोली, पापा जी, आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। आप अपाहिज होते हुए भी राघव भैया से तो 10 गुना अच्छे हैं। आप अपने सारे काम खुद करते हैं। राघव भैया तो अपने सारे काम मुझसे करवाते थे। तो पापा, अब आप तो समझ ही सकते हैं कि अपाहिज कौन था। बंटवारे की बात सुनकर किसी को भी अच्छा नहीं लगा था। कोई भी इस बंटवारे के लिए तैयार नहीं था। चाय नाश्ता करने के बाद सभी लोग अपने कमरे में चले गए और अर्जुन अपने काम पर निकल गया था। दरअसल पहले अर्जुन मजदूरी करता था और फिर धीरे धीरे वो ठेकेदारी का काम करने लगा। कहते हैं मेहनत करने वाला इंसान एक ना एक दिन सफल हो ही जाता है, और अर्जुन ने भी बहुत मेहनत की थी, जिसका फल उसे अब मिला है। आज अर्जुन के पास 12 आदमी काम करते हैं। अर्जुन घर बनवाने का ठेका लेता है। श्याम प्रसाद जी मन ही मन में सोच रहे थे कि लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है कि वो ज़मीन का बंटवारा कर दे। इसीलिए उन्होंने सोच लिया था कि उनको क्या करना है। वो शाम को अर्जुन के आने का इंतजार करने लगे। जब अर्जुन काम से घर वापस आया तो उन्होंने अर्जुन को और सबको अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने कहा, राघव, तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए ना? तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे देता हूँ। लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, इस घर में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ ये घर मेरे नाम पर ही रहेगा। नहीं पापा, इतना बड़ा घर है, मुझे इस घर में भी मेरा हिस्सा चाहिए। और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि पूरा का पूरा घर आप अर्जुन भैया के नाम पर कर देंगे और इस घर में मुझे फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। श्याम प्रसाद जी ने साफ साफ बोल दिया, राघव, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं इस घर का बंटवारा कभी नहीं करूँगा। और रही बात ज़मीन की, तो हमारे पास कुल मिलाकर 6 बीघा ज़मीन है। इसीलिए मैं उसे तुम तीनों भाइयों में 2-2 बीघा बांट दूंगा। और हाँ, इससे ज़्यादा मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। सोनाली और राघव अपने पापा से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, क्योंकि उन्होंने तो सोचा था इस घर में उन्हें हिस्सा मिल जाएगा और वो हिस्सा बेचकर वो लखनऊ में अपना घर बना लेंगे। दोनों के अरमानों पर पूरी तरह से पानी फिर गया था। इसीलिए पैर पटकते हुए उस कमरे से बाहर चले गए। राघव जैसा सोच कर आया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। राघव ने अपनी 2 बीघा ज़मीन बेच दी और लखनऊ में एक प्लॉट ले लिया। उसने सोचा था कि ज़मीन बेचकर प्लॉट ले लेगा और घर में जो हिस्सा मिलेगा उसे बेचकर वो लखनऊ में मकान बनवा लेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसीलिए उसे मकान बनवाने के लिए लोन लेना पड़ा। 2 बीघा ज़मीन कुणाल के नाम पर हो गई थी, लेकिन उसने अभी तक उस पर अपना अधिकार नहीं जताया था। अभी भी अर्जुन ही उस पर खेती करवाता था। धीरे धीरे करके इसी तरह से दिन गुजरने लगे और अर्पिता की डॉक्टरी की पढ़ाई कंप्लीट हो गई
और उसे वहीं पर नौकरी भी मिल गई। उसे अभी बंटवारे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब इस बार अर्पिता घर आई तो श्याम प्रसाद जी ने उसके सामने उसकी शादी की बात चलाई। अर्पिता ने अपने पापा के सामने तो कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन फिर वो अपनी दीप्ति भाभी के पास गई और उन्हें बताया कि वो आलोक नाम के लड़के से प्यार करती है। वो दोनों शादी करना चाहते हैं। दीप्ति ने अर्पिता से उस लड़के के बारे में सब कुछ पूछा तो अर्पिता ने बताया कि वो भी एक डॉक्टर है, उसके मम्मी पापा दोनों अध्यापक हैं और लखनऊ में उनका खुद का मकान है। दीप्ति ने आगे कहा, क्या तुम्हारे बारे में आलोक के मम्मी पापा को पता है? तो अर्पिता ने बताया, हाँ, आलोक के मम्मी पापा को सब कुछ पता है और वो भी मुझे पसंद करते हैं। अब बस आपको पापा से बात करनी होगी। दीप्ति ने अर्पिता को भरोसा दिलाया कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, पापा जी से मैं बात कर लूँगी। दीप्ति ने अर्जुन और श्याम प्रसाद जी को इस बारे में सब कुछ बता दिया। वो लोग भी शादी के लिए राजी हो गए, क्योंकि मना करने का कोई सवाल ही नहीं था। सब कुछ तो ठीक ही था। अर्पिता और आलोक की शादी तय हो जाती है। दीप्ति ने कुणाल को फ़ोन करके अर्पिता की शादी के बारे में बता दिया था। कुणाल दोनों के लिए बहुत ही खुश था। दीप्ति बैठे बैठे सोच रही थी कि राघव को फ़ोन करे या ना करे, क्योंकि राघव तो बहुत नाराज़ होकर गया था। उसने कहा था कि वो इस घर में अब दोबारा कभी नहीं आएगा। लेकिन दीप्ति ने राघव को फ़ोन करके अर्पिता और आलोक की शादी के बारे में बता दिया। क्योंकि लड़ाई अपनी जगह पर थी, बहन की शादी अपनी जगह पर। राघव ने इस शादी में कोई सहयोग नहीं किया था। वो दोनों तो बस फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए शादी में आ गए थे। बाकी उन्हें इस शादी से कुछ भी लेना देना नहीं था। लेकिन कुणाल और मेघा 5 दिन पहले छुट्टी लेकर आ गए थे। कुणाल और मेघा के पहले आ जाने से श्याम प्रसाद जी, दीप्ति और अर्जुन बहुत ही खुश थे। मेघा ने दीप्ति का काम में हाथ बटाया और कुणाल ने अर्जुन का। कुणाल और मेघा को इस तरह से काम करते हुए देखकर अर्पिता बहुत खुश थी। वो मन ही मन में सोच रही थी कि आखिर ये सब कैसे हो गया। कुणाल भैया और मेघा भाभी इतना कैसे बदल गए, क्योंकि उसे बंटवारे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। कुणाल ने अर्पिता की शादी के लिए अर्जुन को रुपए भी दिए थे। अर्जुन ने तो लेने से मना कर दिया था, लेकिन फिर कुणाल ने और मेघा दोनों ने बहुत जिद की तो अर्जुन को लेना ही पड़ा। राघव और सोनाली चुपचाप अपने कमरे में बैठे रहते थे। जब कोई ज़रूरत होती थी तभी वो बाहर निकल कर आते थे। इस तरह से अर्पिता और आलोक की शादी हो जाती है और अर्पिता इस घर को छोड़कर अपने ससुराल चली जाती है। अर्पिता को अच्छा ससुराल मिला, ये सोचकर श्याम प्रसाद जी बहुत खुश थे। शादी के 2 दिनों के बाद राघव और सोनाली अपनी पैकिंग करने लगे थे लखनऊ जाने के लिए। तो अर्जुन उनके कमरे में गया और उसने 15 लाख रुपए राघव को दे दिए, क्योंकि घर के जिस हिस्से को राघव बेचना चाहता था उसकी कीमत 15 लाख थी। अर्जुन के पास पूरे पैसे नहीं थे, इसीलिए अर्जुन ने अपना 1 बीघा खेत बेच दिया था और 5 लाख तो उसके पास पहले से ही था। 15 लाख करके अर्जुन ने राघव को दे दिए। राघव ने वो पैसे चुपचाप रख लिए, कुछ भी नहीं बोला। लेकिन अर्जुन ने पापा जी को बताने के लिए मना किया था कि उसे इस घर की कीमत मिल चुकी है। राघव और सोनाली लखनऊ वापस चले गए। मेघा और कुणाल की सैलरी अच्छी खासी थी, इसीलिए उन्हें यहाँ के पैसों से कोई लेना देना नहीं था। अब कभी कभी घर में जब कोई कार्यक्रम होता तो सब इकट्ठे हो जाया करते थे। ये देखकर श्याम प्रसाद जी को बहुत ही अच्छा लगता था। राघव और सोनाली को भी अब किसी से कोई शिकवा और शिकायत नहीं थी, क्योंकि उन्हें उनका हिस्सा मिल गया था, जिससे वो बहुत खुश थे। कुणाल ने दिल्ली में अपना घर बनवाना शुरू कर दिया था और उसने भी अपनी ज़मीन बेच दी। अर्जुन ने घर बनने में कुणाल की मदद करनी चाहिए, लेकिन कुणाल ने मना कर दिया। कुणाल ने अपने अर्जुन भैया से कहा, भैया आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों के पास इतने रुपए हैं कि हम अपना घर बनवा सकते हैं। और भैया अब आप हमारी जिम्मेदारी उठाना बंद कर दीजिए, अब आप पर वरुण के लिए सोचिए। कुणाल ने मेघा से साफ साफ कह दिया था कि उसे उस घर में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, वो घर हमेशा अर्जुन भैया का रहेगा। श्याम प्रसाद जी दीप्ति और अर्जुन के साथ बहुत खुश हैं।
अर्जुन और दीप्ति ने बड़े होने की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। आज पूरा परिवार बहुत ही खुश है और सब अपनी ज़िंदगी सुकून से जी रहे हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।